हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। दिस इज शुभम वर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट आपके एग्ज़ाम का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए, बाकी और एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। इसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा डीप में बात करने वाले हैं। पहले आर्टिकल नंबर 52 से 78 जो कि आपके पार्ट 5 में गिवन है, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। कहाँ से? पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव दे रखा है, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेके आपका 61 प्रेसिडेंट से डील करता है। किससे? प्रेसिडेंट से डील करता है। टोटल उसमें 52 से 78 आर्टिकल है, लेकिन 52 से लेके आपका 61 प्रेसिडेंट से डील करता है, जो कि आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में गिवन है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के आपके पार्ट कौन कौन से हैं? वो हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। तो दीज 5 आर द पार्ट ऑफ आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ा बेसिक बात है, उसके बाद चलेंगे डीप में। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। एक प्रेसिडेंट आपके हेड होते हैं स्टेट के। कौन से हेड होते हैं? 2 प्रकार के आप हेड होते हैं। एक आपके नॉमिनल हेड होते हैं और दूसरे आपके होते हैं रियल हेड। ठीक है जी। तो आपके इंडिया में जो आपके रियल हेड हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो आपके नॉमिनल हेड हैं, मतलब नाम मात्र होते हैं, वे आपके होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके नॉमिनल हेड हैं। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये चीज़ थोड़ा उल्टी हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके रियल हेड होते हैं। कौन से होते हैं? रियल हेड होते हैं। और इंडिया में प्रेसिडेंट आपके नॉमिनल हेड होते हैं। अगली बात, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है, और उन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 फोर्सेस ऑफ इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके तीनों फोर्सेस के आपके ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक बात है। एक बात और इसमें है बेसिक, कि कोई भी आपका बिल है जो पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में पास किया जाता है, वो तब तक आपका एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक आपके प्रेसिडेंट उस पर साइन न कर दें। ठीक है जी। जब तक प्रेसिडेंट के उसमें हस्ताक्षर नहीं होंगे, वो बिल आपका साइन नहीं बन सकता है। ये प्रेसिडेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक लेआउट था। अब हम आगे बात करेंगे आपके प्रेसिडेंट के इसमें इलेक्शन के बारे में। तो आपके आर्टिकल नंबर 52 में गिवन है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक प्रेसिडेंट होंगे, वो आपके आर्टिकल नंबर 52 में गिवन है। ठीक है जी। उनके इलेक्शन के बारे में आपके आर्टिकल नंबर 54 में गिवन है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 54 में गिवन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब उनका इलेक्शन का प्रोसीजर किस किस तरीके से होता है, ये हम थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में पूछ लेते हैं आपकी यूपीएससी में। आइए देखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है आपका डायरेक्ट नहीं होता है। ये आपको याद रखनी है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपका इनडायरेक्ट तरीके से होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं आपके प्रेसिडेंट बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड अदर मेंबर्स, जो हम नीचे देखेंगे कैसे उनका इलेक्शन होता है। लेकिन उनका चुनाव आपके पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली वो इलेक्ट नहीं होते हैं। ये सबसे मेन बात आपको याद रखनी है। और उनका जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। कैसे? एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट तरीके से, जिसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? पहले इसमें आपके होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपकी एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, दोनों के जितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इसमें आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्टेड लिख रखा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आपको खासा याद रखनी है। अगले जो मेंबर्स की वो लिस्ट होती है वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपकी स्टेट की होती हैं, उसके भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी आपका ये जो नॉमिनेटेड मेंबर जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, वो भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जौन जौन से स्टेट्स में, वहाँ पर की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो ये 2 बेसिक बातें थी जहाँ से एग्जामिनर आपको ट्विस्ट करेगा। यूपीएससी ट्विस्ट आपको यहाँ से करेगा। ये जो रेड पॉइंट्स है, यहाँ से वो ट्विस्ट करता है।
तो इन दोनों चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना। और थर्ड जो आपकी श्रेणी है वो कहती है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली एंड पौंडीचेरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इसलिए इनके इलेक्टेड मेंबर्स भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 ग्रुप में से मेंबर्स आपके चुन मिल जो होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स जो आपके जितने भी स्टेट्स हैं टोटल स्टेट्स में से, उनकी इलेक्शन में जो भागीदारी है वो यूनिफॉर्मिटी रहे, इस बात की जिम्मेदारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। ठीक है जी, ये बात इसमें लिखी गई है, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस ये समझने के लिए आपकी ज़रूरी है। पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जिम्मेदारी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की कि उन पैरिटी बना के रखे आपकी स्टेट्स की, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनके स्टेट्स की पैरिटी बना के रखे। ठीक है जी, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इस सब से चीज़ पूछेगा और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके एक एमएलए का वोट क्या होता है, एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, वो कैसे निकालते हैं? अगर आपको निकालना हो तो ये पता होना चाहिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन जो होती है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू में 1/1000। ये जब हम इस फॉर्मूले के साथ हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम आती है। ठीक है जी, ये होगी फर्स्ट। अब सेकंड, इसमें एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। ऊपर जितने भी हमारे स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है उन एमएलएज की जो वोट की वैल्यू थी, उन सभी वोटों की जो वैल्यू को जब प्लस कर देंगे, ठीक है जी, तो वो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स आ जाएगा। और डिवाइड में हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज़, हमारे जितने एमपीज़ हैं टोटल, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी आ जाएगी, जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काउंट करी जाएगी। अब ये इन दोनों की वोटों की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर एक मेन स्टेटमेंट लिख रखी है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी आपको यहाँ से ट्विस्ट जरूर करेगा। देखिए समझिए, वोट ऑफ ईच एमएलए वराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि आपका वोट ऑफ एमएलए हर स्टेट में सेम रहता है, मतलब कि हर स्टेट में आपकी एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि वोट ऑफ ईच एमएलए वराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट आपकी वैल्यू ऑफ वोट जो एमएलए की होती है वो डिफ़र करती है। कैसे डिफ़र करती है? ये आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश है आपकी, जैसे फॉर्मूले से आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है। यहाँ पर मान के चलिए यूपी है और सेकंड है आपका हरियाणा। ठीक है जी, अब यूपी की आपकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स से मान के चलिए 20 करोड़। ठीक है जी, 20 करोड़ के आसपास आपकी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, और हरियाणा की पॉपुलेशन बहुत होगी तो आपकी होगी 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़ मैंने मान लिया, अप्रॉक्स मान लिया है। तो यहाँ पर जब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हम लोग पुट करेंगे तो यूपी में ये ऊपर में आ जाएगा 20, ठीक है 20, और यही हरियाणा में आएगा 4। तो बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप देखें तब भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कि वोट ऑफ ईच एमएलए वराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये स्टेटमेंट में आ सकती है। ठीक है जी, अगला इसमें यह है कि जो आपका इलेक्शन होगा जो प्रेसिडेंट का, वो कैसे होगा? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। कैसे होगा? ये मेजर है जो अपनाया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये प्रोसीजर क्या होता है? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में काम करा जाता है, और जहाँ पर से आपका प्रेसिडेंट और आपके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, स्पीकर का चुनाव भी आपका इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के चुनाव में। ठीक है जी, तो अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा डीप की बातें हैं जो आपके यूपीएससी सीडीएस और सीएपी प्रेसिडेंट कमांडिंग एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ आप बस समझ लीजिए कि इस मैनर के थ्रू आपका इलेक्शन होता है। ठीक है जी, अगली चीज़ इसमें गिवन है, ऑल डिस्प्यूट्स विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। जितने भी डिस्प्यूट आपके क्रिएटेड होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के मैनर में, वो सभी के सभी आपके रिजॉल्व करे जा सकते हैं
ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर स्टेट में यहाँ पर हाई कोर्ट गिवन है, अगर कि हाई कोर्ट भी कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब है, इफ़ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट इट डिसाइडेड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी बंदा अगर प्रेसिडेंट जिसका चुनाव हुआ है उसके इलेक्शन को वॉइड करार कर दिया गया, मतलब अवैध घोषित कर दिया गया, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो भी फैसले प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, जब तक वो प्रेसिडेंट है, जब तक ये इलेक्शन इसका फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, उस तारीख से पहले उनके द्वारा जो भी हस्ताक्षर किए गए हैं या फिर जो भी काम किए गए हैं वो सभी मान्य होंगे, वो सभी मतलब वैलिड होंगे। ठीक है, जिस डेट को आपका ये फैसला आया है उस डेट से पहले के जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जितने भी हस्ताक्षर हैं, जितने भी फैसले हैं, वो सभी आपके इंडिया में वैलिड होंगे। ये चीज़ आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन्स इन फोर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वो बस ये बिफोर से पहले कुछ और ट्विस्ट कर देगा, और अगर लिख देगा तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस डेट से पहले वाली चीज़ें वैलिड होती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया थे उनको इलेक्शन का प्रोसीजर था, पूरा प्रोसेस था, कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अब थोड़ा समझने वाली बातें हैं कि आखिर इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने क्यों चुना। प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के बारे में हम डायरेक्ट इलेक्शन में तो चुन सकते थे, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। ठीक है जी, नॉमिनल हेड हैं, और आपके रियल हेड जो होते हैं वो होते हैं पीएम, और नॉमिनल हेड होते हैं आपके प्रेसिडेंट। अब इन दोनों की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट आपकी सिर्फ एक नाम मात्र होता है, सिर्फ उनको सिग्नेचर करना पड़ता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। इसीलिए उनको प्रेसिडेंट उनके जो इलेक्शन का प्रोसीजर है और आपकी जो पीएम का इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेम नहीं रखा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला ये है कि अगर प्रेसिडेंट जो कि एक नॉमिनल हेड है, अगर उनका इलेक्शन भी हम डायरेक्ट तरीके से कराने लग गए तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स। ठीक है, मानते हैं जैसे आप देखते हैं कि कभी जब आपके एमपी के चुनाव होते हैं, जब पीएम के 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं, तो उस समय अगर आप देखते हैं तो इलेक्शन मशीनरी में कितना ज़्यादा क्योस मच जाता है। तो सेम अगर प्रेसिडेंट का भी ऐसे होने लग गया तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर द होल कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ है, ताकि हम इलेक्शन में ना ही घूमते रहे, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनके इलेक्शन का प्रोसीजर इनडायरेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अब आगे हम देखेंगे अगली चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर अगली चीज़ हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशंस, कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कैंडिडेट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। तो दिस वन इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 58। ठीक है, आर्टिकल 58 में ये गिवन है, ये आपको दिमाग में रखनी है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपके कि आपके प्रेसिडेंट जो बनने के जो कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम एज आपकी 35 ईयर्स होगी। कितनी होगी मिनिमम एज? 35 ईयर्स। एक लोकसभा का एमपी बनने के लिए मिनिमम एज होती है आपकी 25 ईयर्स। ठीक है, और अगर आप पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कैंडिडेट के तौर पे तो उसमें मिनिमम एज होती है आपकी 21 ईयर्स। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वोटिंग की मिनिमम एज होती है आपकी 18 ईयर्स। और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम एज आपकी कितनी होगी? 35 ईयर्स। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। सेकंड यहाँ पर कंडीशन ये है डेट यू मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। आप लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य हों, ये कंडीशन भी इसमें लिख रखी है, तभी आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। थर्ड इसमें है ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब आपके प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है तो उनकी ओथ आपके सीजीआई के अंडर में होती है। सीजीआई उनकी ओथ लेते हैं आपके न्यूली कमिंग प्रेसिडेंट के। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर सीजीआई नहीं ले पाते हैं बाय चांस तो वो सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करते हैं जो बाद में आपके प्रेसिडेंट के जो ओथ का एडमिनिस्टर करता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको याद रखनी थी, ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थी। अब अगर हम माने कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 50 किस में गिवन है? कंडीशन ऑफ ऑफिस आपके आर्टिकल नंबर 59 में गिवन है। ठीक है, ओथ के बारे में क्वालिफिकेशंस के बारे में आपके 58 में गिवन था, ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 59 में गिवन है। अब हम लोग देख लेते हैं कंडीशंस क्या क्या होती हैं।
दैट कि वो किसी भी हाउस का मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर वो लोग नहीं हो सकते हैं। अगर होंगे तो इलेक्शन जीतने के बाद उनको अपनी लोकसभा या राज्यसभा की सीट वैकेट करनी पड़ेगी, तभी वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन ये होती है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करे जाने चाहिए। इसमें आपको याद रखना है कि लोकसभा की जो मेंबरशिप होती है और राज्यसभा की जो मेंबरशिप होती है वो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में नहीं आती है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज होते हैं उनका जो ऑफिस होता है वो भी आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में नहीं आता है। ये चीज़ आपको खासा याद रखनी है। ठीक है, तो वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। ये आपकी कंडीशन दी गई हैं उनके ऑफिस को होल्ड करने के लिए। थर्ड इसमें गिवन है इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपके प्रेसिडेंट बिल्कुल इम्यून होंगे, मतलब उन पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी जा सकती है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो। चाहे खुद ये उन पर पर्सनल जो अगर मामला हो तब भी उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब तक वो प्रेसिडेंट के पोस्ट में है वो सिक्योर है, उसके बाद उन पर करी जा सकती है। लेकिन अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो सिविल प्रोसीडिंग उन पर करी जा सकती है। कब करी जा सकती है? उसके लिए भी पहले उनको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को पहले 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही उन पर सिविल प्रोसीडिंग्स लागू करी जा सकती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन ऑफ ऑफिस के अंडर में गिवन है। तो दिस वाज गिवन इन आर्टिकल नंबर 59 एंड यू मस्ट नो ऑल द कंडीशंस विच आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो ये कंडीशन ऑफ ऑफिस थे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगी। अब हम देखेंगे टर्म के बारे में कि आपके जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 ईयर्स होता है। कितना? 5 ईयर्स होता है। जिस डेट से वो ओथ लेके अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उससे अगले 5 साल तक वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहते हैं, मतलब उनका कार्यकाल 5 साल तक रहता है। और आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिज़ाइन करते हैं बाय एड्रेसिंग टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपना रेजिग्नेशन वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं अगर करना चाहते हैं तो ऐसा। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे, ये आपको याद रखना है, तो वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं। मतलब दोनों की अदला बदली होती है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके जो इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। ठीक है, जितने बार वो चाहते हैं उतनी बार वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे इंडिया में इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम पैरेलल में देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, यूएस के बारे में देखें, क्योंकि कंपैरिजन में कई बार आपसे पूछता है, तो यूएस में आपके जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो होता है 4 ईयर्स का। कितने बार? 4 ईयर्स का। और उनके पास आपके पास कितनी लिमिट होती है? एक पर्टिकुलर आदमी आपका 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है सिर्फ। मतलब कि टोटल कार्यकाल उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 ईयर्स तक का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंडिया में इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि वो रीअपॉइंट हो सकते हैं एज मैनी नंबर ऑफ टाइम एज ही वांट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी अगर कंपैरिजन में आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट। उनके पार्लियामेंट के द्वारा उनके अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स, ठीक है, प्रिविलेजेस, ये सभी के द्वारा उनके पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड करे जाएंगे। टाइम टू टाइम जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी सैलरी भी चेंज होती है। ये चीज़ हक सिर्फ किसको है गिवन है? ये पार्लियामेंट को गिवन है। और एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है कि उनके अलाउंसेस या फिर उनकी सैलरी जो है वो उनके टर्म के दौरान कभी रिड्यूज नहीं करी जा सकती, मतलब कम नहीं करी जा सकती है। ये चीज़ अलाउड नहीं है। बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम नहीं करी जा सकती है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। कभी भी स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ से, तो अगर आएगा तो आपको वो गलत करनी है। ठीक है जी, तो ये कुछ रिलेटेड था आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अब आइए देखते हैं थोड़ा आगे के बारे में, जिनके टर्म्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे असल मुद्दे पे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है वो आपके आर्टिकल नंबर 61 में गिवन है। 61 में आपकी इम्पीचमेंट प्रोसेस गिवन है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना। चूँकि उसने कुछ गलतियाँ की हैं इसीलिए उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर उसने कुछ चीज़ें अनफॉलो करी हैं। ठीक है, तो ये था आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ा डिटेल के बारे में जानने से आपको ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इस बार इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ा न्यूज़ में है।
आपके जज का इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना था, जस्टिस वर्मा जी का, जो फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के आपके जज थे, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे थे। बाद में उन्हें आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर के वकीलों ने भी धरना दिया था, जिसकी वजह से वो जांच के दायरे में आने चाहिए थे। ठीक है, तो उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस इस बार के विंटर सेशन में होना था आपके पार्लियामेंट में, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए इम्पीचमेंट न्यूज़ में था, तो वो जजेस का इम्पीचमेंट ना पूछ के आपसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पूछ सकते हैं। तो इम्पीचमेंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इम्पीचमेंट हो सकता है, उसकी सिर्फ एक कंडीशन है, वन एंड ओनली वन कंडीशन विच इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट नो। इसके अलावा कुछ भी दे रखा होगा उसको गलत करके आना, दैट उनको सिर्फ हटाया जा सकता है ओनली फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है तभी उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं होता है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है। कोई अगर दे रखी होती है तो उसको रॉन्ग मार्क करके आइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड ये है दैट इट कुड बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा और राज्यसभा में ये इनिशिएट हो सकता है उनका प्रोसीजर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनिशिएट कैसे होगा, मान के चलिए लोकसभा ने इनिशिएट किया है, तो लोकसभा के 1/4 ऑफ द जो मेंबर होंगे वो एक नोटिस साइन करेंगे, वो लोग एक साइन करेंगे एक नोटिस पे। बाद में वो नोटिस आपके प्रेसिडेंट को सौंप दी जाएगी 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए वो नोटिस आपके प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है। ये उनके इनिशिएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब 14 डेज़ का ट्रायल हो जाता है, उसके बाद आपके अगर बोथ हाउसेज जो आपके लोकसभा और राज्यसभा आपके स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये पास कर देते हैं कि हाँ जी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना चाहिए, तो उसके बाद आपके प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब स्पेशल मेजॉरिटी इसमें कौन सी फॉलो करी जाती है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी आपकी टाइप 1 फॉलो करी जाती है। कौन सी? टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी फॉलो करी जाती है। टाइप 1 में गिवन है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जितनी भी आपकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, मान के चलिए वो उस समय है 545, तो 545 टोटल है, तो उसकी 50% प्लस 1, उसका 50% प्लस 1 आपका टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी में आता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इसमें ये चीज़ गिवन नहीं है कि हाउस में अगर मान के चलिए 545 में से उस समय 540 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उनका 50% प्लस 1, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करता है, ठीक है जी। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के 50% प्लस 1 होने चाहिए, तभी आपका ये वोट, ये ट्रायल जो है आपका किसी भी हाउस में पास हो सकता है, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन पास अगर हो जाता है, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वे इम्पीच हो जाते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए। आपके इम्पीचमेंट प्रोसेस में बोथ आपके इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हमने इलेक्शन के प्रोसीजर में पढ़ा था कि आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है उनके इलेक्शन प्रोसीजर में। लेकिन हाँ जी, अगर पूछा जाए कि आपके इम्पीचमेंट प्रोसेस में का रोल होता है, तो बिल्कुल होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का रोल होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए, तो इनके जो होते हैं आपके मेंबर्स, वो पार्टिसिपेट आपके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसमें? इम्पीचमेंट प्रोसेस में। लेकिन इलेक्शन प्रोसीजर में कभी आपने ध्यान दिया कि इलेक्शन प्रोसेस में फिर उनका इस्तेमाल, मतलब आपकी यूटी के स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कर सकते हैं ताकि आपकी वन पार्टी की से ना हो, एक आपकी वन पार्टी की, सिंगल पार्टी की उसमें बड़ा रोल ना हो। किस लिए? जैसे आज बीजेपी रूल में है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल में है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स को अगर लिया जाता, तो होपफुली चांसेस थे कि जो आपके बीजेपी के जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं वही प्रेसिडेंट बने। लेकिन अगर होल ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया को कंक्लूड कर लिया जाएगा कि यहाँ पर से आपकी स्टेट गवर्नमेंट के भी आपके जितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपकी दूसरी पार्टी रोल में है तो उसकी भी कुछ हाँ हो, मतलब उसके वोट का भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट चुन के आए वो होलसम ऐसा हो कि वो सबका फेवरेट हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ सिंगल पार्टी का फेवरेट हो, वो किसी अपोजिट पार्टी का भी फेवरेट हो सकता है जो प्रेसिडेंट आपका बने, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है। इसीलिए आपके इलेक्शन प्रोसीजर में मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूटी भी यूज किए गए थे, लेकिन इम्पीचमेंट में इनका कोई उपयोग नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कई बार हमको ये चीज़ होता है कि प्रेसिडेंट के बारे में कोई पावर नहीं होती है, मतलब हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ साइन करना, हस्ताक्षर करना। तो ना, हाँ जी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स भी हैं, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
अब उनकी पावर्स को हम लोग 5 सब हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है आपकी लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड है आपकी फिनेंशियल पावर, फोर्थ है आपकी जुडिशियल पावर और फिफ्थ है आपकी वीटो पावर। इन 5 सब हेडिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछ लेते हैं कि ये पावर किसके अंडर में आती है। तो बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि एग्जीक्यूटिव में आ रही है कि लेजिस्लेटिव में आ रही है, ठीक है। बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा। अब आइए पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर में जो गिवन है आपके कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ये आपके यूपीएससी 2015 में स्टेटमेंट बनी थी। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है आपकी प्रेसिडेंट की, वो पार्लियामेंट में नहीं होती है। मतलब कि पार्लियामेंट के कंसिड्रेशन के साथ ही आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर इसी पे डिफाइन होती है, ठीक है। बिना पार्लियामेंट के रोल के उनके एग्जीक्यूटिव पावर की कोई वैल्यू नहीं है। अब थोड़ा देखिए क्या कहते हैं। आपकी जो एग्जीक्यूटिव पावर में वो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं उसमें प्रेसिडेंट आपके रूल्स बना सकते हैं फॉर द ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का जो भी मतलब बिजनेस होता है, जो भी मतलब कार्रवाई होती है, उसके रूल्स आपके एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में आते हैं जो प्रेसिडेंट बनाते हैं। सेकंड, आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं किनकी, प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कैग की, गवर्नेंस की, ये सभी के सभी पावर्स उसको प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की एग्जीक्यूटिव पावर में गिवन है। किसमें? एग्जीक्यूटिव पावर में गिवन है। इन सभी के अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू होती है। अगला ये होता है डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। किसी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो पावर उनको एग्जीक्यूटिव पावर में गिवन है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर में ये सभी पावर्स आती हैं, आपको याद रखनी है, रिवाइज कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसीलिए थोड़ा ध्यान से कह रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली है लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम लोग लेजिस्लेटिव पावर देखेंगे कि प्रेसिडेंट कौन कौन सी होती है। प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग और डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है। समन कर सकता है आपके हाउस को, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। ये पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है अंडर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब ये समनिंग क्या होती है, प्रोरोग क्या होता है, डिसॉल्व क्या होता है, ये हम लोग अगले दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होती है। अभी आप इतना याद रखिए कि प्रेसिडेंट साहब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंट्स करेंगे स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को व्हेन ऑफिस इज़ वेकेंट। स्पीकर का अपॉइंटमेंट और डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट आपके लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट होता है, ये याद रखिएगा। उसको एग्जीक्यूटिव में ना डाल देना कि अगर एग्जीक्यूटिव में अगर आ गया कि हाँ जी आपके स्पीकर का जो ये अपॉइंटमेंट होता है वो आपका एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होता है, तो वो गलत हो जाएगा। ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है कि स्पीकर का अपॉइंटमेंट और डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट आपका एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। अगला ये होता है कि आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 पर्सनैलिटीज़ टू राज्यसभा। 12 मेंबर्स आपके राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये पावर आपके लेजिस्लेटिव पावर में गिवन है। पहले ऐसा होता था कि 2 एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी आपका अलाउड था लोकसभा में, बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया था। वो भी आपके इसमें ये लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में आता था, लेकिन अब वो ऐसा अब हो नहीं पाता है क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उसको डिलीट कर दिया गया था। तो अब सिर्फ आपके 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में अपॉइंट किए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑर्डिनेंस जो आपके प्रेसिडेंट इशू करते हैं वो ऑर्डिनेंस आपके लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंडर में आता है, ये चीज़ याद रखनी है। फोर्थ इसमें ये है, आखिरी चीज़ इसमें दे रखा है कि आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स विद इलेक्शन कमीशन। किसी मेंबर का डिसक्वालिफिकेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन के साथ उसकी चर्चा करके उसको डिसक्वालीफाई करना, ये प्रोसेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आता है आपके प्रेसिडेंट के। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रोसेस देखिए कितना मतलब ट्रिकी है। यहाँ से क्वेश्चन अगर घुमा सकता है तो एग्जामिनर चाहे तो बहुत तगड़े से घुमा सकता है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर ढंग से देखेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपकी स्टेटमेंट बनने वाली नहीं है। फिनेंशियल आपकी जो पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो कुछ इस प्रकार है कि मनी बिल जो होता है आपका पेश करा जाता सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। पहली बात याद रखिए कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है आपके मनी बिल में। मनी बिल आपके आर्टिकल नंबर 110 में गिवन है, 110 में गिवन है, जो कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। सेकंड फाइनेंशियल पावर जो आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है वो होती है यूनियन बजट। आपके जब तक प्रेसिडेंट समन नहीं करेंगे आपके मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा में, तब तक आपका यूनियन बजट पेश नहीं किया जा सकता है। ये उनकी फाइनेंशियल पावर होती है, ये याद रखनी है। और जो फिनांस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, फिनांस कमीशन का जो गठन होता है,
वो भी आपके प्रेसिडेंट के फिनेंशियल पावर में आता है। ये चीज़ याद रखनी है, फिनेंशियल पावर भी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 है, 3 से क्वेश्चन आ सकता है, यू मस्ट नो। फाइनेंस कमीशन आपके आर्टिकल नंबर 280 में गिवन है। इसमें आपके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइए कि टोटल फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं और इस समय रनिंग में कौन सा फाइनेंस कमीशन आपका है। ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल पावर के अंडर में आता था। आइए अब देखते हैं जुडिशियल पावर के बारे में। जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। ये होती है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो आपका अपॉइंटमेंट होता है ये जुडिशियल पावर में आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेनी है आपके प्रेसिडेंट को तो वो भी आपके जुडिशियल पावर में ही आएगा। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एडवाइजरी पावर ऑफ द आपके प्रेसिडेंट होती है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा आपका वो प्रेसिडेंट पे आपके बाइंडिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है। और साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी ये बाइंडिंग नहीं होगा कि वह प्रेसिडेंट को वो एडवाइस दे ही, मतलब जिस एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट ने उसे तलब किया है वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे ही, ये भी उन पे लागू नहीं हो सकता है। मतलब दोनों तरफ से ये ऑब्लिगेटरी प्रोसेस नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। थर्ड चीज़ इसमें गिवन है दैट अगर जो प्रेसिडेंट आपके कम्यूट करते हैं पनिशमेंट में, मतलब क्षमा यातना करते नहीं कि किसी को अगर फांसी की सज़ा दे दी है तो उसकी सज़ा से उसको हटा दिया जाता है, उस मतलब रिमूव कर दिया जाता है, तो ये आपके कम्यूट के प्रोसेस के थ्रू होता है जो कि आपके जुडिशियल प्रोसेस है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर में। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो ये चारों आपकी पावर थी जो मैंने आपको बता दिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ये आप डील कर ले जाएंगे। अब आखिरी हम लोग पावर देख लेते हैं वीटो पावर के बारे में। प्रेसिडेंट की वीटो पावर क्या होती है, पहले आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं किसी बिल के साथ। अगर कोई बिल उनके पास आया तो वो लोग उसको एसेंट दे सकते हैं, मतलब उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं ताकि वो बिल आपका एक्ट बन जाए। सेकंड, वो विदहोल्ड कर सकते हैं, विदहोल्ड कर मतलब अपने पास रख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। और ये इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि वो विदहोल्ड करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है आपकी ऑर्डिनरी बिल की। किसकी? ऑर्डिनरी बिल की कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी कि वो कितने दिन तक विदहोल्ड कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट। थर्ड चीज़ वो कर सकते हैं कि वो रिटर्न कर सकते हैं टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को फिर से वापस भेज सकते हैं कि हाँ जी इस पर थोड़ा एक बार फिर से विचार कीजिए, कुछ प्रोविजंस इसके गलत हैं, जिस पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट आपकी वीटो पावर इंजॉय करते हैं 3 चीज़ों में, 3 वीटो पावर आपकी इंजॉय करते हैं जो कि नो क्वालिफाइड वीटो, मतलब कि वो क्वालिफाइड नहीं होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या आपकी वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्वालिफाइड होती है, नहीं तो वो क्वालिफाइड नहीं होती है। अब वो तीनों वीटो पावर कौन कौन सी है ये चीज़ थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, पहले इसमें आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से वो बिल है जहाँ पर आपके विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं एसेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो है आपके मनी बिल, सेकंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और अगर आपका मनी बिल है तो उसमें आपके प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मनी बिल में तो वो रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना है जो वीटो पावर के अंडर में प्रेसिडेंट के आता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, 3 तरीके की वीटो दे रखी है। ठीक है, प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट में होता है टू विदहोल्ड हिज एसेंट एंड द बिल विल एंड, मतलब उसने बिल को अपने पास रख लिया प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट में, उसके बाद कभी उस पर सोचा नहीं, उस पर कंसिडर ही नहीं किया कि हाँ जी वो बिल क्या था, तो इस तरीके से आपका बिल एंड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कब कब अवेलेबल है, ये सिर्फ 2 चीज़ में अवेलेबल है, सिर्फ 2 कंडीशन में अवेलेबल हो सकता है एब्सोल्यूट पावर। वो है आपकी प्राइवेट मेंबर बिल, अगर किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा कोई बिल पास किया गया है आपके पार्लियामेंट में तब प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हेन कैबिनेट रिजाइंस, जब कैबिनेट रिज़ाइन कर देता है आपका, उस समय उस कैबिनेट जब पावर में थी, जब उसके द्वारा पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया था वो प्रेसिडेंट के पास चाहे तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एब्सोल्यूट वीटो के थ्रू उस बिल को ख़त्म कर सकता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला है सस्पेंसिव वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर आपके जो बिल होता है उसको फिर से रिटर्न कर दिया जाता है रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको सस्पेंसिव पावर में रखा जाता है। ये मनी बिल के साथ नहीं किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि मनी बिल को आपके प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सस्पेंसिव पावर के अंडर में आता है। थर्ड है पॉकेट वीटो, सिंपली कीपिंग द बिल पेंडिंग फॉर इनफाइनाइट टाइम, अपने बिल को मतलब
तब तक रखिए जब अपने पास, जब तक मतलब अपने हिसाब से इस पर इनफाइनाइट टाइम तक प्रेसिडेंट चाहे तो वो रह सकते हैं और इस पर कोई एक्शन ना ले। ये चीज़ पॉकेट वीटो के अंडर में आती है, ठीक है। जब उनकी मर्जी तब वो साइन कर सकते हैं, अपने पास रखा है कि हाँ जी अभी हम टाइम लेंगे, थोड़ा सोच रहे हैं, ये है वो है, ये सारी बातें बताकर, तो वो चीज़ आपके पॉकेट वीटो के अंडर में आती है। और लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा कैसे नहीं कर सकते हैं? प्रेसिडेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है आपका, उस केस में आपके पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं हो सकता है। अभी रिसेंट में आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत तगड़ा वर्डिक्ट आया है इन ये वीटो पावर से रिलेट करके, तो थोड़ा उसे ध्यान से थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि वीटो पावर में कुछ चेंजमेंट हुए हैं, ठीक है। वीटो पावर में कुछ चेंजमेंट हुए हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ जी इतने लिमिट तक ही आप अपने पास बिल रख सकते हैं। कुछ उसके अलग अलग प्रोविजन कंडीशंस हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी में है वो चीज़ें, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बनाकर वो चीज़ आपको बता दूंगा। बाकी इतना आप अभी प्रोसीजर समझिए, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर स्टेट्स बिल। जो आपके स्टेट के जो बिल होते हैं उसमें आपके प्रेसिडेंट की वीटो पावर का क्या रोल होता है, आइए वो देखते हैं। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि गवर्नर जब उनके पास कोई बिल आएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो वह उस पर एसेंट दे सकते हैं अपनी, या तो विदहोल्ड कर सकते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं, या फोर्थ केस में वो प्रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। वो राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर आपके वो बिल रिजर्व रख सकते हैं। ऐसा चीज़ उनके आर्टिकल नंबर 201 में गिवन है, ठीक है। अब यहीं से पूरी बात घूमती है। रिजर्व कर सकते हैं तो उसमें तीन चीज़ें कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट अगर उसमें राय हाँ कर दे तो वो असेंट प्रोवाइड कर दें आपके गवर्नर कि हाँ जी ये बिल पास है। सेकंड इसमें ये हो सकता है कि विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट को कि हाँ जी प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन में है और प्रेसिडेंट साहब इस पर डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, तो ये होता है विदहोल्ड असेंट में। थर्ड चीज़ में गिवन है डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल। प्रेसिडेंट अगर चाहें, ठीक है, तो वो कह सकते हैं गवर्नर को कि हाँ जी ये बिल उनको वापस कर दीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ताकि वह फिर से कंसिडरेशन उस पर कर सकें। तो ये चीज़ आपके इस पावर में गिवन है, ठीक है। तो यही एक हमारा टसल का मेन पॉइंट बना था, ठीक है जी। मेन पॉइंट यही बना था जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस की वर्डिक्ट आई है, सिर्फ क्योंकि आपके जो प्रेसिडेंट थे वो बार बार बिल को वापस कर दे रहे थे या फिर विदहोल्ड कर रहे थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स को, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी गई थी इनसे कि हाँ जी ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इस प्रोविजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है, जो चीज़ आपको ध्यान से थोड़ा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न था जो सबसे खतरनाक था, ठीक है। अब इस पर कुछ चेंजमेंट करे गए हैं। तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव असेंट। प्रेसिडेंट पे बाउंडेशन नहीं है कि वह असेंट दे ही, वह चाहे तो उसको रख सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है, लेकिन असेंट देने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी पावर पे थोड़ा चेंजमेंट करी गई थी, तभी आपके देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और आपके सुप्रीम कोर्ट में कुछ टसल भी बीच में होने लग गई थी, जो चीज़ दिमाग में थोड़ा रखनी है, ठीक है। अब ये हो गई आपकी वीटो पावर, और ऊपर जितनी भी एग्जीक्यूटिव और अलग अलग तरीके की पावर है मैंने बता दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन हर दूसरे साल आपके एग्जाम में बनता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की आपकी है वो आर्टिकल नंबर 123 में गिवन है। किस में गिवन है? आर्टिकल 123 में। अगर आपके पार्लियामेंट का रिसेस है, मतलब कि उस समय आपकी लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है, मतलब दोनों हाउस अगर दोनों में से एक भी हाउस अगर सेशन में है तो उसे रिसेस नहीं माना जाता है, ठीक है। इसमें गिवन है कि दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है तब आपके रिसेस हो गया पार्लियामेंट में। उस दौरान अगर सरकार को कोई बिल मजबूरी में पास कराना पड़ गया, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई कि हाँ जी ये बिल पास ही कराना है, तो वो ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू सरकार करा सकती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग थ्रू में क्या होता है कि वह प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट 123 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उसे एक्ट की मंजूरी दे दे, मतलब बिल को कन्वर्ट कर दे एक्ट की मंजूरी में फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। कितने टेम्परेरी पीरियड के लिए। अब वो टेम्परेरी पीरियड क्या होता है कि अगर आपके पार्लियामेंट फिर से रीअसेंबल होगी, ठीक है, तो उसको अप्रूव करना होगा पार्लियामेंट को, तभी वह एक्ट आगे बने रह सकता है, वरना वो आपका जो एक्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपकी ऑर्डिनेंस की एक्सपायरी क्या होती है? ऑर्डिनेंस की एक्सपायरी डेट होती है आपकी 6 वीक्स, 6 हफ्तों के। 6 हफ्तों में आपका ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। कब से 6 हफ्ते गिने जाते हैं ये? जब आपके दोनों हाउस सेशन में आ जाते हैं
उस हाउस के पर्टिकुलर डेट से, मतलब जो फर्स्ट हाउस के बाद जो सेकंड हाउस जिस डेट को आता है तब से काउंट करा जाता है। सेकंड हाउस की डेट के आने से 6 हफ्तों के बाद तक ही आपका ऑर्डिनेंस अप्रूव रहेगा, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपके दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तब तो वो एक्ट बना रहेगा, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। और जो मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की वो होती है 6 मंथ एंड 6 वीक्स। ये 6 मंथ क्या है? 6 मंथ ये होता है कि आपके दो हाउस के जो सेशंस होते हैं, जैसे विंटर सेशन हो गया, उसके बाद बजट सेशन हो गया, ठीक है, इन दोनों हाउसेस का मैक्सिमम पीरियड आपका 6 मंथ ही हो सकता है। मतलब 6 महीनों से ज़्यादा आपके पार्लियामेंट का रिसेस नहीं हो सकता है, मतलब गैप नहीं हो सकता है सेशंस के बीच में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसीलिए 6 मंथ का प्रोविज़न यहाँ आया है। और इकट्ठा होने के बाद 6 वीक्स तक ही आपके ऑर्डिनेंस लागू रहते हैं। तो मैक्सिमम पीरियड कितनी होती है ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ एंड 6 वीक्स, जो चीज़ आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगर एक्सपायरी पूछी जाए तो 6 वीक्स, मैक्सिमम लाइफ पूछी जाए तो 6 मंथ एंड 6 वीक्स, ठीक है। और कब कब आपके ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट कैसे लागू कर सकते हैं? तो ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वे आपके ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखनी है। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपका कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वहाँ आपसे पूछ लेगा कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए भी आपके ऑर्डिनेंस को पास किया जा सकता है, ठीक है। तो वो हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी गलत। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखनी है, रेड पेन से मैंने थोड़ा मार्क्स किया है, ठीक है। अगला इसमें गिवन है, हेंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज को एग्जिस्टेंस विद पार्लियामेंट बट नॉट पैरेलल। आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, देखिए कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आपके पार्लियामेंट अगर सेशंस में नहीं है, मतलब सेशन में नहीं है, तब तो वह उनके पावर के बराबर होती है, लेकिन उनके पैरेलल नहीं होती है, क्योंकि बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के जो आपका ऑर्डिनेंस है वो कभी एक्ट में परमानेंट रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखनी है। ये स्टेटमेंट इसमें गिवन है, ठीक है। अगला, अगर हम पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देखा जाए, प्रेसिडेंट के पास अगर कोई क्षमा यातना के लिए कोई अगर सज़ा काट रहा है, अगर आती है उसके पास कि हाँ ऐसी कंडीशन आती है कि हाँ जी प्रेसिडेंट साहब इस पे थोड़ा आप नज़र डालिए कि क्या इनकी सज़ा माफ़ करी जा सकती है या कम करी जा सकती है, तो स्पेशल कंडीशन में प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ आपके एग्जीक्यूटिव पावर में आती है, अंडर आर्टिकल 72 ये गिवन है। एग्जीक्यूटिव पावर में आपके पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होगा, मतलब जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ये डिसाइड आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, जो कि आपके प्रेसिडेंट के थ्रू ऑथराइज करा जाएगा, ठीक है। तो 5 तरीके की पार्डनिंग पावर है। पहला है इसमें पार्डन आपका, सेकंड है कम्यूटेशन, थर्ड है रेमिशन, फोर्थ है रिस्पाइट, और थर्ड है रिप्राइव। अब इन पांचों का मतलब हम एक एक करके समझ लेते हैं। पार्डन पावर का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली उसको सज़ा से फ्री कर देना। मान के चलिए किसी को 10 साल की सज़ा हुई थी, ठीक है, 10 साल की सज़ा होती थी, और प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उसको कम्प्लीटली फ्री कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको अब कोई सज़ा नहीं होगी, मतलब वो कम्प्लीटली फ्री है सज़ा से। ये चीज़ पार्डनिंग पावर के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये पार्डन था। सेकंड है कम्यूटेशन। जैसे किसी को मान के चलिए आपको फांसी हो गई थी, ठीक है, किसी को फांसी हो गई थी, तो फांसी को आपके प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब कि उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा वो कर सकते हैं कम्यूटेशन में, कम्यूटेशन पावर के थ्रू, जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट टू लाइटर पनिशमेंट। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थर्ड इसमें है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, मतलब आपकी जो सज़ा का जो प्रावधान है वो कुछ यस उसकी कम कर देना, ठीक है, कुछ उसको कम कर देना बिना उसके कैरेक्टर को चेंज किए, ठीक है। जैसे 10 साल की थी तो उसको 8 साल की कर देना। ये सभी आपके रेमिशन के पावर में आता है, ये आपको याद रखना है। रिस्पाइट का मतलब होता है स्पेशल केस में, अगर आपके स्पेशल केस में प्रेसिडेंट चाहें तो कुछ प्रोविजंस में आपकी सज़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिसेबिलिटी किसी बंदे को है तो उनकी जो ओरिजिनल सज़ा थी उसको वो ये कंडीशन देख के कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ उसमें रिस्पाइट में दी गई है, ठीक है। स्पेशल केस आपको याद रखना है, प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी और भी कुछ हो सकता है, ये चीज़ रिस्पाइट में गिवन है। फिफ्थ है आपकी जो पावर है वो है रिप्राइव, मतलब स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर टेम्परेरी पीरियड। आपकी जो सज़ा जो किसी बंदे को दी गई है, प्रेसिडेंट चाहें तो उसको कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं। जैसे फांसी है तो उसको चाहे महीने 2 महीने के लिए टाल सकते हैं।
ये पावर उनको गिवन है रिप्राइव में। ये इसलिए करा जाता है, रिप्राइव तब दिया जाता है, मान के चलिए कि हाँ जी कोर्ट से कोई गलती हो गई है अपने फैसले को लेके, तो वो जब जुडिशल रिव्यू के लिए जाता है तब तक के लिए जो टाइम दिया जाता है, तो वो पार्लियामेंट या फिर मतलब सॉरी आपके प्रेसिडेंट रिप्राइव पावर के थ्रू वो टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये पांचों थी पार्डनिंग पावर की, जो मैंने आपको पांच की पांचों पावर क्या होती हैं बता दिए हैं। होपफुली आपको शायद समझ भी आ गए होंगे अच्छे से। अब आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर जो आपकी प्रेसिडेंट की होती है ये सिचुएशनल होती है, ठीक है। सिचुएशनल पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर, जो आपको याद रखनी है। इस पर किसी का हक नहीं होता है। ये डिस्क्रिशन का मतलब होता है ये प्रेसिडेंट की विल पे निर्भर करता है। इसमें आपके पार्लियामेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। ये उनके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी है ये थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इसमें गिवन है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन नो मेजॉरिटी इन लोकसभा और व्हेन पीएम डाइज इन ऑफिस। जब आपके प्रधानमंत्री ऑफिस में मर जाते हैं और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट करा जाता है पीएम का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जब होपफुली आपके लोकसभा में कोई मेजॉरिटी ना हो, वो दोनों केस में आपके प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन से फैसला ले सकते हैं कि अब किसको फर्स्ट केस में पीएम बनाया जाए और सेकंड कौन सी पार्टी को अब पावर में लाया जाए, ठीक है। अगर लोकसभा में किसी के पास भी बहुमत नहीं है तो उस समय आपके प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन से फैसला ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड सिचुएशनल पावर्स में ये होती है डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अप्रूव्ड। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके लोकसभा में अप्रूव हो जाता है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव हो जाता है, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना है कि रखना है, ये चीज़ आपके प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद आपको रखनी है, लो कॉन्फिडेंस मोशन जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकसभा में लाया जा सकता है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, ये दिमाग में रखना है। थर्ड इसमें यह है डिज़ोल्व करना लोकसभा को इफ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी उनको नहीं मिल रही है पार्लियामेंट में, अगर वो मेजॉरिटी से लॉस्ट हो गए हैं, डेट इट हैज़ लॉस्ट इट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, उस समय आपकी लोकसभा को डिज़ोल्व करना है कि नहीं करना, ये चीज़ प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशंस पे होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे होती है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर आपकी प्रेसिडेंट की थी, जो तीनों सिचुएशनल थी, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको सिचुएशनल रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखनी है। तो ये सभी चीज़ें प्रोविजंस थी आपकी प्रेसिडेंट के बारे में। मैंने आपको प्रेसिडेंट टॉपिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा कंप्लीट करा दिया है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। इंडियन पॉलिटी में अगर प्रेसिडेंट कभी पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, तो इससे बाहर प्रोविजंस आपके नहीं आएंगे। बस आप थोड़ा एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगली वीडियो का वेट करना, मैं आगे भी ऐसी तगड़ी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए इंडियन पॉलिटी की। और ऐसे ही हम पूरी सीडीएस का पूरा सिलेबस आपके लिए कवर करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।